दोस्तों, बांग्लादेश की पीएम को मौत की सजा सुना दी गई है एक देश की प्रधानमंत्री को, जो अभी फिलहाल भारत में रह रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि इसके साथ ही भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है उसको तोड़ने के लिए, यानी कि चिकन नेक से बंगाल से इधर का हिस्सा भारत रहेगा और उधर का हिस्सा बांग्लादेश होगा। ये उन्होंने मैप भी जारी किया था, लेकिन क्या वो ये करने में सफल हो पाएंगे और इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर सूद सर है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, जो ये कोशिशें की जा रही हैं, भारत का एक हिस्सा वो चिकन नेक कभी से रड़क रही है। हाँ, हालांकि बांग्लादेश को जब लिबरेट कराया था उसको चौड़ा कर सकते थे, लेकिन वो इंदिरा गांधी ने नहीं किया। इतनी उसमें पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो कोशिशें की जा रही हैं इस पे तो बहुत बड़ा खतरा आ गया, बहुत बड़ी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। तो क्या ये ऐसा चल रहा है या सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, बिल्कुल चल रहा है। जो इस टाइम पे शेख हसीना को वर्डिक्ट दिया गया है कि उनको मौत की सजा दे दी गई है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी मोहम्मद यूनिस की नहीं है, कॉन्स्पिरेसी है यूएस की डीप स्टेट की। यूएस की डीप स्टेट इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहता है, इंडिया को तोड़ना चाहता है। आप देखिए, पहले अफगानिस्तान में इन्होंने काफी गड़बड़ करने की कोशिश की, बांग्लादेश के अंदर की, उससे पहले श्रीलंका के अंदर की थी, फिर नेपाल में कोशिश की। आपको याद होगा कि इंडिया के अंदर भी 2020 के अंदर यहाँ पे किसानों की एजिटेशन की जा रही थी। इसके पीछे सारा जो सारा हाथ था वो था यूएस की डीप स्टेट का। इवन जब यहाँ पे इलेक्शन हुए 2025 में इंडिया के अंदर, जहां पे मोदी इलेक्शन जीत के आ गए, वहां पे भी डीप स्टेट कोशिश कर रही थी कि मोदी को पावर ना मिले, किसी और को बिठा दिया जाए, क्योंकि डीप स्टेट या यूएस इंडिया को स्ट्रांग नहीं देखना चाहता। लेकिन पीएम मोदी जीत गए, जिसकी वजह से उनको धक्का लगा। अब जब बिहार में इलेक्शन जीत गए तो पीएम मोदी की सीट और ज्यादा पावरफुल हो गई, यानी कि उनको और ज्यादा सपोर्ट मिल गई। लेकिन मेरी बात है कि बांग्लादेश की सिचुएशन के पीछे कौन है? इन सारे के पीछे जो हाथ है वो है यूएस का, यूएस की डीप स्टेट का। और इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश, क्योंकि हमारा इससे सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है। हमारा जो बांग्लादेश बॉर्डर लगता है वो लगता है 4096 किलोमीटर, और हमारी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो इनको कनेक्ट करती हैं। और आपने देखा होगा कई बार बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनिस है और इनके जो एडवाइजर हैं, उन्होंने कई बार स्टेटमेंट दिया कि हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ देंगे। एक बार चाइना गए थे, पहली जो इनकी विजिट थी वो चाइना थी। वहां जाके इन्होंने चाइना से कहा कि नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो तो बांग्लादेश से है, यानी कि वो बांग्लादेश चाइना की वजह से लेना चाहते थे। यानी कि उनका बड़ा डेंजरस प्लान है इंडिया को तोड़ने का, इंडिया पे कब्जा करने का, हमारे नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। लेकिन इस इरादे के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि हमने भी पूरी तैयारी कर रखी है। शेख हसीना को इंडिया ने बचा लिया, शेख हसीना को मारने की पूरी प्लानिंग थी उस टाइम पे, लेकिन इंडिया उसको आधा घंटा पहले वहां से निकाल के ले आई बांग्लादेश से, और वो आज इंडिया के अंदर बैठी है। क्योंकि वो हमारी फ्रेंड है, हमारी दोस्त है, हमारे से अच्छे रिलेशन है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। चाहे बांग्लादेश कोई भी एक ऑर्डर निकाल दे कोर्ट का, हम उसको मारने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पे ना तो मजबूरी है, ना हमें कोई ऐसा कर सकता है। आपको याद होगा जब पीएम मोदी चाइना गए थे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने, तो उस टाइम पे उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी। एक जैक्सन नाम का आदमी, जो यूएस की डीप स्टेट का था, जो बांग्लादेश के अंदर बैठा था, और उनको मारने की कोशिश की थी। तो पुतिन पीएम मोदी की वेट करते रहे, क्योंकि ये खबर मिल गई थी पुतिन को, यानी कि केजीबी को, और उन्होंने पीएम मोदी की 10 मिनट तक वेट की कॉरिडोर के अंदर। और बाद में जिस जगह पे टारगेट करना था, मीटिंग होनी थी, वहां नहीं लेके गए, बल्कि उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और गाड़ी में बिठा करके 35 मिनटों तक घूमते रहे, बात करते रहे। हुआ क्या था, उससे पहले जो जैक्सन नाम का आदमी था, जो बांग्लादेश के अंदर था, 31 अगस्त को उसकी डेथ हो गई सुबह को। उसके जूस के अंदर, या जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसमें जहर मिला दिया, और एक स्पेशल टाइप का जहर था जिसको यूज करता है केजीबी और साथ यूज करता है मोसाद। उसकी डेथ हो गई, लेकिन कोई चांस नहीं लिया पुतिन ने, फिर भी पीएम मोदी को उस जगह नहीं जाने दिया जहां पे यूएस की प्लानिंग थी उनको मारने की। 2 सितंबर को पीएम मोदी एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो वहां पे जब लोगों ने ताड़ियां बजाई, जब पीएम मोदी खड़े हुए, तो पीएम मोदी ने कहा कि मेरे जाने की आप ताड़ियां बजा रहे हो या मेरे आने की? तो इससे लोगों को बड़ा हक्के बक्के रह गए कि पीएम मोदी ये बात क्यों कर रहे हैं। पीएम मोदी ने क्लियर इंडिकेशन दे दी कि मेरे को मारने की प्लानिंग की गई थी जब वो चाइना के अंदर थे। लेकिन जो आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसके ऊपर इंडिया पूरा तैयार है। और जो इनका कोशिश है इस टाइम पे, मोहम्मद यूनिस कौन है? मोहम्मद यूनिस की कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इनको यूएस से बुला करके यहाँ पे बिठा दिया सीट पे एज चीफ एडवाइजर। और ये अच्छा आदमी सुनकर, ये मोहम्मद यूनिस जो है, इसकी ना तो ये पॉलिटिक्स में था, ना वही किसी का, जैसे यहाँ पे शहजादा है हमारे यहाँ, राहुल गांधी की पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हो या ऐसा उसको लॉन्च करने की कोशिश की जा रही हो, वो भी नहीं था। तो ये इसी आदमी को क्यों चुना गया? कब से प्लानिंग चल देखिए, रही थी? ये इनका एजेंट था। इसको बहुत साल पहले अवार्ड दिया गया था। जैसे आपने सुना कि अभी वेनेजुएला के अंदर जो अपोजिशन के लीडर है उसको रिवार्ड दिया गया, और यूएस क्या करता है, ऐसे लोगों को रिवार्ड देता है। जैसे हमारे एक जर्नलिस्ट है रवीश कुमार, उनको भी यूएस की डीप स्टेट के द्वारा रिवार्ड दिया गया था, क्योंकि वो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते थे। और ज्यादातर जिन लोगों को रिवार्ड दिया जाता है उनकी लीनिंग कम्युनिज्म की तरफ होती है, लेकिन यूएस की डीप स्टेट को ऐसे लोग ही सूट करते हैं। और मोहम्मद यूनुस को लाके बिठा दिया चीफ एडवाइजर,
वो इलेक्शन नहीं होल्ड करना चाहते थे। लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे हालात हैं, वहां पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट सड़कों पे निकल रहे हैं। लेकिन जो जेई जहां पे जमात इस्लामी है, जो काफी पावरफुल है, जिसके पास बहुत से मिलिटेंट है, वो इस टाइम पे एक्टिव है बांग्लादेश के अंदर, और उन्हीं ने शेख हसीना को हटाने के अंदर पूरी प्लानिंग की थी, पूरा एग्जीक्यूट किया था। साथ में पाकिस्तान की आईएसआई का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। दोनों मुस्लिम कंट्री है, जो जिहादी है वो आज भी पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। और जब पीएम मोदी पावर में आए, तो पीएम मोदी ने 2014 में पावर में आए, 2015 में पीएम मोदी विजिट किए बांग्लादेश के अंदर, और जो भी जितने भी पेंडिंग इश्यूज थे, यानी कि जैसे बॉर्डर का मैनेजमेंट, कुछ इश्यूज थे बॉर्डर के, वो भी सॉल्व कर दिए, और एक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया बांग्लादेश के साथ, जिसके ऊपर पेपर में एरिया को एक दूसरे को बांट दिया गया। अदरवाइज एक्चुअली वही लोग वहीं बैठे हुए थे। तो जब इंडिया के अंदर G20 की समिट होल्ड हुई, तो शेख हसीना को पीएम मोदी स्पेशली बुलाया उन्होंने इंडिया के अंदर, और उनकी मीटिंग कराई थी जो बाइडेन के साथ, एक मैसेज देने के लिए कि हम साथ हैं, और साथ में ये भी उनसे कहा कि बांग्लादेश को आप डिस्टर्ब मत करो, बांग्लादेश हमारा दोस्त है, बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा है, बांग्लादेश के थ्रू हम चाइना को काउंटर करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे यूएस की पॉलिसी थी कि चाइना को वो काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन यूएस बाज नहीं आया। जब शेख हसीना चाइना से वापस आई तो वहां पे पूरी डेमोन्स्ट्रेशन चल रही थी बांग्लादेश के अंदर, और सारी की सारी डेमोन्स्ट्रेशन कराई जा रही थी डीप स्टेट के द्वारा, यानी कि यूएस की सीआईए के द्वारा। अभी जो शेख हसीना के ऊपर ऑर्डर आया है, तो भारत पे दबाव नहीं रहेगा कि शेख हसीना को वापस भेजो? कौन डालेगा दबाव? हम क्या बांग्लादेश को सुनते हैं? मुझे एक बात बताइए कि बहुत से पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट बैठे हैं, और वहां पे यूएन ने भी उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया। क्या किसी को पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर रिपेट्रिएट किया? जिसने IC-814 को हाईजैक किया था, जिस आदमी को रिलीज किया था, मसूद अजहर, वो भी पाकिस्तान के अंदर बैठा है। हम किसी की परवाह नहीं करते, हम छोटी कंट्री है, बड़ी कंट्री है। जब पाकिस्तान किसी की परवाह नहीं करता, तो हम किसी क्या परवाह करेंगे? हम कभी भी शेख हसीना को वहां नहीं भेजेंगे, शेख हसीना हमारे साथ रहेगी। और आप देखिएगा जिस तरीके से इस टाइम पे बांग्लादेश का हाल है, वहां पे इंडिया ने पूरी ट्रेड को बंद कर दिया है। बांग्लादेश को हमने बहुत सी फैसिलिटी दी थी, यानी कि जो उनका एक्सपोर्ट का रास्ता था, वहां पे कोई चार्ज भी नहीं लेते थे, लेकिन उनके सामान को इंडिया के अंदर जाकर के बाहर भेजने का भी इंतजाम करते थे। लेकिन आज हमने सब काम बंद कर दिया, यानी कि इवन अडानी ने जो इनको बिजली देनी थी वो बंद कर दी, क्योंकि बांग्लादेश पैसे नहीं दे पा रहा। बांग्लादेश को चावल और राइस वो देने बंद कर दिए, आटा देना बंद कर दिया, और खाने पीने की चीजें। साथ में बांग्लादेश से जो प्लास्टिक की चीजें आती थी, वुड की चीजें आती थी, वो भी इंडिया ने इंपोर्ट बंद कर दिया। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी इस टाइम पे टोटली चरमरा गई है। बांग्लादेश को भी जरूरत थी चावल की, तो इन्होंने यूएई से मंगाए। कौन से चावल? जो इंडिया से यूएई के अंदर गए थे, वही बांग्लादेश अपनी कंट्री के अंदर लेके आया। लेकिन साथ में बांग्लादेश बाज तो आएगा नहीं। बांग्लादेश की इकोनॉमी इस टाइम पे टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इवन IMF ने जो लोन देना था, वो भी इनको देने से मना कर दिया कि आपकी तो इकोनॉमी है ही नहीं। लेकिन दूसरी बात है कि बांग्लादेश तो बाज नहीं आएगा। बांग्लादेश अभी भी कोशिश कर रहा है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को काट ले, और इंडिया सिर्फ वेट कर रहा है कि आप एक एक्शन तो लो। जैसे एक लाल मरीर हाथ के अंदर एक इन्होंने एक एयरपोर्ट बना लिया, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, उसको बांग्लादेश ने एक्टिव कर लिया इंडिया को चैलेंज देने के लिए। तो उस टाइम पे इंडिया के जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को गए थे बांग्लादेश के अंदर, उससे पूरी क्वेरी नहीं कि आपने क्यों ये एयरपोर्ट को एक्टिवेट किया, क्योंकि वो किया है उन्होंने चाइना कहने पे। तो इंडिया ने भी अपना एयर बेस जो 1971 में इंडिया ने यूज किया था, उसको इंडिया ने एक्टिव कर लिया, जो बांग्लादेश के क्लोज है। साथ में इंडिया पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि लोगों को बहुत सी चिंता है कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया की जो BSF है, वो पूरे बॉर्डर को गार्ड कर रही है, और इंडिया ने बहुत सी यहाँ पे अपनी जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो हमारी BSF है, उसको डिप्लॉय किया हुआ है। साथ में इंडिया 20,000 की BSF को ओवररेस कर रहा है। और जितने भी BSF के लोग हैं, पहले इनके पास गन्स होती थी, लेकिन आज सबको ड्रोन्स दिए जा रहे हैं। हर एक आदमी के पास ड्रोन्स होगा, ताकि अगर पाकिस्तान या चाइना की तरफ से या बांग्लादेश से तो कोई भी हरकत हो, उसका काउंटर कर सके। साथ में इंडिया की 4 नेवल बेसेस है। साथ में इंडिया एक बहुत बड़ी बेस बना रहा है ग्रेट निकोबार के अंदर, जिसके ऊपर इंडिया ने 72,000 करोड़ खर्चे हैं। और इस बेस बनने से इंडिया एक तो बांग्लादेश को काउंटर कर पाएगा, साथ में इंडिया काउंटर कर पाएगा चाइना को। तो इंडिया की पूरी स्टेप पे तैयारी है। ब्रह्मोस मिसाइल ये वही निकोबार आइलैंड है जिसके ऊपर सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिख के और बोला था कि यहाँ पर मत बनाओ। हाँ, क्योंकि सोनिया गांधी का एजेंडा क्या है? सोनिया गांधी सपोर्ट करती है चाइना को, वो देश को स्ट्रांग नहीं करना चाहती, देश को स्ट्रांग देखना नहीं चाहती, और इंडिया ने उसकी बात तो मानी नहीं। और एक्चुअली क्या है कि चाइना को हम कभी भी काउंटर कर सकते हैं। हमारा जो अंडमान निकोबार के बेस, और साथ में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे नई बेस बनाई जा रही है, ये काफी क्लोज है। जो मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट सिर्फ 4 किलोमीटर चौड़ी है, और यहाँ से चाइना की 80% ट्रेड पास करती है, उनको ऑयल पास करता है। और इंडिया की नेवी से ही चाइना को प्रॉब्लम है। जब हमारा चाइना से स्टैंड ऑफ चल रहा था 2020 में, तो चाइना ने कुछ धोखे से हमारे 20 सोल्जर को मार दिया था लेह लद्दाख के अंदर। उसके बाद इंडिया ने बदला तो लिया, उनके 80 सोल्जर मारे, लेकिन इमीडिएटली हमारे कुछ वारशिप्स थे, 2 वारशिप को जो एडवांस स्टेज के अंदर थे, उनको भेज दिया मलक्का स्टेट पे। जैसे हमारे वारशिप मलक्का स्टेट पे पहुंचे, तो चाइना के जो एक स्पाई शिप था जो इंडियन ओशन के अंदर था, तो चाइना ने उसको इमीडिएटली कहा कि वापस आ जाओ, नहीं तो इंडिया तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर इंडिया का चाइना से वार होता है, तो जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है हमारे पास, वो है मलक्का स्टेट।
और जो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर पास आइलैंड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे हमारी बेस बन रही है, उससे हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे कर्नाटका के अंदर एक बहुत बड़ी बेस बन रही है, यानी कि इंडियन ओशन के दोनों तरफ हमने अपनी नेवल बेसिस बनाई है, जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बांग्लादेश जो अपनी बात करता है कि उसका एक्सेस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे, यानी कि हमारी सेवन सिस्टर्स पे, हम उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। अगर बांग्लादेश ने थोड़ी भी हरकत की तो बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया जाएगा। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, सिर्फ 4 घंटे के अंदर। तो बांग्लादेश के अंदर सिर्फ 6 घंटे लगेंगे पूरे बांग्लादेश को लिबरेट कराने में, और बांग्लादेश को तोड़ दिया जाएगा, हिंदू स्टेट बनाई जाएगी। एक तो आपके चिटागोंग हिल्स को इंडिया के अंदर कब्जे में ले लिया जाएगा, साथ में रंगपुरा उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, और हिंदू पॉपुलेशन को यहाँ पे पूरी सेफ गार्ड किया जाएगा। ये है इंडिया का प्लान। जो लोग उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश बहुत स्ट्रांग है, या मोहम्मद यूनुस को जो सपना लगता है बांग्लादेश को एक चुटकी के अंदर इंडिया मसल सकता है। तो मतलब जो आपने सही कहा, मुंगेरी लाल के जो सपने देख रहे हैं बांग्लादेश, वो पूरे होते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो शेख हसीना के ऊपर जो फैसला आया है वो अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि जो पूरी प्लानिंग के साथ आप बता रहे डीप स्टेट ने किया था उसमें वो सफल हो गए हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये पता होते हुए भी कि बांग्लादेश की जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो व्यूअर से भी पूछना चाहेंगे, आप लोग क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश को पूरा का पूरा भारत में मिला लेना चाहिए? वैसे मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि कई बार बातें होती है ना कि बांग्लादेश से वहां से रोहिंग्या आते हैं, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो करेंगे। लेकिन लोगों से पूछना चाहते हैं क्या लगता है कि कुछ हिस्सा वहां से तोड़ के भारत में मिला ले या फिर हिंदू देश बना देना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका भी आने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।